देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, जब से होश संभाला है इस मुल्क में फला बामुकाबला फला सुनते आ रहे हैं। कभी फातिमा जिन्ना बामुकाबला अयूब खान, तो कभी जिया बामुकाबला भुट्टो। हमने मुशर्रफ बामुकाबला नवाज शरीफ भी सुना, फिर बाजवा बामुकाबला इमरान खान भी। इन मुकाबलों में कौन जीते कौन हारे ये फैसला हमेशा तारीख करती है, मगर इतना ज़रूर है कि इन मुकाबलों के बाद पाकिस्तानी आवाम ज़रूर हार जाते हैं। मौजूदा हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुकी है कि वफाकी दारुल हुकूमत में PTI रहनुमा रऊफ हसन पर नामालूम अफराद हमला करके फरार हो जाते हैं और कोई उनको रोक नहीं पाता। मौजूदा सूरत हाल देखकर सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान वाकई किसी आतिशफिशा के दहाने पर खड़ा है जो किसी भी वक्त फट सकता है और खौलता हुआ लावा सब कुछ खाकस्तर कर देने को है? क्या हम वाकई किसी ऐसी संगीन बहरान से दो चार हैं जिससे निकलने की कोई राह सुझाई नहीं दे रही? क्या कोई देवहेकल सुनामी अपने खूंखार जबड़े खोले हमारी तरफ बढ़ रहा है और हम किसी गरकाब होने को हैं, अनकरीब गरकाब होने को है? हुकूमती रहनुमा भी इसी डर में कि ये छोटे छोटे मसाइल किसी बड़े हादसे को जन्म ना दें। इसी हवाले से आजम नजीर ताड़न ने आज क्या कहा, आइए सुनते हैं। मौजूद है, ये अभी शुरुआत है, इसके बाद 2-3 फोरम्स मौजूद है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे खड़ाक या कोई खुदा न खास्ता हो, लेकिन ये जरूर है कि ये छोटे छोटे खड़ाक खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे से दो चार ना कर दे पाकिस्तान को। सिर्फ ये बात। अब वो हादसे की नौयत क्या होगी, ये आप मेरे से बहुत ज्यादा ये छोटे छोटे खड़ाक बड़ा हादसे रुनुमा कर सकते हैं, तो मुल्क को इस बड़े हादसे से कौन बचाएगा? हुकूमत जो खुद पावर रखने के बावजूद घबरा रही है, या फिर कुछ रोज कबल तक सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के चर्चे थे, लेकिन अब बात सियासी मामलात से आगे निकल चुकी है। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट हमें आमने सामने नजर आते हैं। अहमद फराद की बाजियाबी के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यारी ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। साथ ही साथ इस केस की जब समाअत हुई है तो आज सख्त अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी सवालात किए हैं। अब सवाल ये है कि ये क्या मामला अगवा तक है या फिर इससे कहीं आगे बात निकल चुकी है। दूसरी जानिब आज अब से कुछ देर पहले गंदुम दरामद स्कैंडल में तहकीकात में निगरां हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई है और जिम्मेदारी अफसरों पर डाल दी गई है। हमेशा की तरह एक मरतबा फिर यही हुआ कि आपस में लोग बच जाते हैं, जबकि इस बात की जिम्मेदारी निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब कई प्रोग्राम्स में बैठ के एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इन तहकीकात में जो क्लीन चिट है वो मिल चुकी है निगरान हुकूमत को और जिम्मेदारी तमाम तर अफसरों पर डाल दी गई है। साथ ही साथ एक तरफ ये मामला और दूसरी तरफ दोहरी शरीयत वाले शख्स को जज तैनात करने पर पाबंदी का आईनी तरमीमी बिल भी आज जमा हो गया है। और ये भी पार्लियामान में कहा गया है कि बिल के तहत दोहरी शरीयत के हामिल शख्स को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज तैनात करने पर पाबंदी होगी। अब ये बहुत सारे सवालात हैं, ये चीज़ों पे जो उठते हैं। एक तरफ मामलात हैं गवर्नेंस के, जिसके ऊपर बार बार इस मुल्क में अदलिया को इंटरवीन करना पड़ा है। हमने माजी में भी देखा है जहाँ जहाँ गवर्नेंस की बात आई वहाँ वहाँ इंटरवेंशन होती रही, जिस पर हमेशा से पॉलिटिकल जो रहनुमा है वो घबराते रहे, तनकीद का निशाना बनाते रहे और आज भी यही हो रहा है। आज सवाल ये है कि वो सियासी जमातें और सियासी हुक्मरान जो अदलिया के फैसलों को या अदलिया पर सवालात उठा रहे हैं, कल वो उन्हीं के फैसलों से इस पार्लियामान को खुलवा कर दोबारा चलवा चुके हैं। रात के 12 बजे
पार्लिमान खुलती है और फिर फैसला कलअदम करार दिया जाता है उस फैसले को जो पार्लिमान ने किया होता है। पीटीआई की हुकूमत इसी तरह से घर गई थी। तो सवाल ये है कि क्या आपके अपने मनपसंद फैसले आपको खुशी दे रहे थे तो उस वक्त वो ठीक थे, और आज आपके बरखिलाफ जो फैसले आ रहे हैं जो आपको लगता है वो आपको दुख दे रहे हैं? इन्हीं सब पर बात करेंगे जी। सबसे पहले मेरे साथ उस्मा रियाज जदून साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब है मुस्लिम लीग नून से, शाहिदा रहमानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एमएनए है जी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहूंगी। और सबसे पहले शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाहिदा रहमानी साहब, आप पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस वक्त ये जो जंग इस वक्त जारी है मुल्क में? एक नई तरफ जंग छिड़ चुकी है और एक मरतबा फिर अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। आप लोग तो जुडिशल किलिंग देख चुके हैं एक अपने लीडर की, आज उस बात को करेक्शन भी उस चीज़ की हो चुकी है, लेकिन ये जो इस वक्त अदलिया को टारगेट किया जा रहा है जिन फैसलों पर, तो फिर क्या कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाते रिवाइंड करके तो फिर पीटीआई की हुकूमत तो ख़त्म और जो असेंबली ख़त्म हो चुकी थी फिर उसको वहीं से रीस्टोर तो इस अदलिया ने किया था, तो उस वक्त फैसले अच्छे थे, आज के सारे फैसले वाकई ख़राब है? बहुत शुक्रिया रिदा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री का जिक्र किया और आपको याद है कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की। जमहूरियत, बहाली जमहूरियत में जो पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके तीनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनके दोनों बेटे जो है शहीद हुए, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का एक लाजवाल किरदार था। और सिर्फ यही नहीं, 70 से 80 हजार से जायद हमारे वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी। जियाउल हक का बदतरीन आमिर का जो मार्शल का दौर देखा, वो उसके में बहाली जमहूरियत के लिए हमारे सैकड़ों कारकुनान शहीद हुए। लेकिन आपने देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुतनाज़ा फैसला, और जिसको बाद में अदलिया ने 44 साल के बाद एक इंसाफ दिया कि हाँ वो बेगुनाह थे और उनके साथ जो है वो ज्यादती हुई, तो उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी नहीं कहा कि अदलिया पे हमला करो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती हैं, 27 दिसंबर हम सबके सामने था। मुल्क में जो शोरिश थी, जो इंसर्जेंसी थी, जो एक आग थी और बहुत सी आवाजें आ रही थी मुल्क तोड़ने की, लेकिन उस वक्त भी वो फैमिली जो कि उस सफर से गुजर रही थी, जिनके घर में एक कयामत थी, सौग था, लेकिन उन्होंने दानिशमंदी के साथ, अपनी फहम फरासत के साथ, सियासी बसीरत के साथ पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। और कहीं से कभी ये आवाज नहीं आई कि जाओ अदलिया पे हमले कर दो, जाओ पार्लियामान पे हमले कर दो, जाओ पीटीवी पे हमले कर दो, जाओ इदारों पे हमले कर दो। ये आवाज पीपल्स पार्टी की कभी नहीं रही। हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया और हमने पाकिस्तान को जो आइन दिया उसमें तमाम इदारों की एक हदूद मुतय्यन है, हदूद है। और मैं समझती हूँ कि किसी को भी, पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि किसी को, किसी इदारों को किसी के हदूद में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, पार्लियामान की सुपरमेसी होनी चाहिए, और जजिस को भी मैं समझती हूँ कि दयानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ फैसले देने चाहिए, किसी के दबाव में या किसी के लाइक डिसलाइक की पॉलिसी से मुबर्रा होकर। क्योंकि एक अदालत तो ये होती है और एक अदालत जो है, हम बहैसियत मुसलमान हमें इस बात पे भी यकीन है कि हमें अल्लाह ताला के हुजूर एक दिन पेश होना है, तो तमाम जजेस के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज में इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि माजी में होता रहा, हमारे सामने है सब कुछ। तो ये मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी जो है कभी भी नहीं चाहती कि अदलिया को दबाव में लाए या किसी भी इदारे को। ठीक है, तो अभी जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई, आप इसको कैसे देखती हैं फिर? देखिए, जो सूरत हाल है, मैं समझती हूँ कि अदलिया को भी और हुकूमत को भी अपने अपने हदूद में रहकर काम करना चाहिए, और किसी भी चीज को जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उन्हें अपने भी इख्तियारात को तजावुज नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें कोई थ्रेट्स मिली है या किसी किस्म का है तो उनके पास फॉरम्स मौजूद है, और वो इस तरह से लेटर्स को फौरी तौर पे लीक आउट करना, उसको मंजर आम पे लेके आना, ये सारी चीजें जब इदारे काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामान काम कर रही है, कैबिनेट काम कर रही है, तमाम इदारे हैं, FIA है, एजेंसी है, तो मैं समझती हूँ कि उन इदारों कॉन्फिडेंशियल तरीके से हर मामला को तय होना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी दुनिया में जग हसाई कराएं। ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आऊंगी
उज़मा रियाज जदून साहिबा, ये जो इस वक्त तमाम सूरत हाल बनी हुई है और मैंने माजी का भी हवाला दिया और इस वक्त भी जो हालात हैं और आप देख रहे हैं कि किस किस्म की सवालात उठ रहे हैं। आज़म तारड़ साहब का मैंने शॉट भी चलाया कि वो कहते हैं कि भाई ये छोटे छोटे जो खड़ाक हादसे हैं वो किसी बड़े हादसे की तरफ ना लेके चले जाएं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मुझे उज़मा रियाज जदून साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही, मैं ज़रा सेंटर साहब की तरफ भी जाऊंगी। सेंटर खलील साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही जी सेंटर साहब, ये आजम साहब का शॉट भी आपने सुना और जिस तक हालात बने बने हुए हैं, ऐसी सारी सूरत हाल में हम इसको किस तरह से देख सकते हैं? क्योंकि अगर यही सूरत हाल रही तो आजम तारड़ साहब खुद एक चीज़ का इंदिया दे रहे हैं कि जी ये छोटे छोटे जो हादसा हैं वो बड़े हादसे की तरफ किसी रूनुमा हो सकते हैं। वो बड़ा हादसा क्या हो सकता है, उनसे कौन बचाएगा? हुकूमत बचाएगी या क्या होगा? हुकूमत पावर रखने के बावजूद अगर ये बात खुद से कह दे तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात लगती है। बहुत शुक्रिया। इससे पहले मेरी बहन ने बात की जो पीपल्स पार्टी वाली है, और बड़ी ठीक बातें की उन्होंने। तो शायर ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, आज का एकदम नहीं होता। आप देखें सूरत क्या बनी हुई है। एक जज साहब खत लिखते हैं, साथ वाले कमरे में बैठा उसको, और उनके कमरे में जाने के लिए सिर्फ आधा सेकंड लगता है और खत पहले लीक आउट हो जाता है। खत तो लिखते हैं बेबस लोग जिनके पास कुछ नहीं होता। भाई आपको जज है जो आपको धमकी दे रहा है, आप उसको बुलाएं अदालत में, आप उसको वहां भी कटारे में खड़ा करें, नंबर 1। नंबर 2, फिर 6 बंदे खत लिखते हैं, 6 बंदों का लेटर भी 5 मिनट से पहले प्रेस वालों के पास चला जाता है और छप जाता है और सोशल मीडिया पे चला जाता है। इज इट अ वे टू जस्टिस? नंबर 1। नंबर 2, आज तक हुआ क्या यहाँ पे? मतलब देखिए, कुछ तो लिमिट तय करनी पड़ेगी। जो आप कह रही हैं आज जो कुछ हो रहा था, ऑनरेबल जज पर हमारे DGIA की देखो, अगर हमारी फौज है तो हम भी हैं, सरहदें अगर हमारी महफूज है तो हम हैं। दिस इज नॉट द वे। जो मुझे हम शौक उठे, हो सकता है मैं नापसंद करता हूँ किसी बंदे को, बट इट डज नॉट मीन कि मैं अपने अदारों को बदनाम करूँ। यही बात जस्टिस काजी फाइसा ने कही है। और मैं बेशक मुस्लिम लीग हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जो मेरी बयान फरमा रही थी, जितना जुल्म इन्होंने उठाया, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जिसने आइन दिया, जिसकी वजह से जज बने, इन्होंने उसको फांसी लगा दिया सिर्फ जाती गरज की वजह से कि आपने फलां बंदे को जी कत्ल करवा दिया। इज इट पॉसिबल? और उसी फांसी में बाद में देखे जिस वो बंदा वो था जिसने भगत सिंह के तरीके आजादी का मुजाहिद था, उसको ऑनरेडी मिनिस्टर बन के फांसी की सजा दी थी शादमान चौक में, और उसी जगह बाद में उसको गोली लगी। ये मकाफत अमल होता है। तो कहते हैं जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप सब ने इक्वल एटीट्यूड करना है, इक्वल सलूक रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो आप देखिए, बिल्कुल आप दोहरी शरीयत की बात करें, यहाँ पे तो लोगों की दोहरी शख्सियत है। और आप कुछ कहते हैं कि आपके टिकट चले, आपके ये नो नॉट एट ऑल, ये कोई तरीकाकार नहीं। हाँ, दूसरे भी आप फरमारे थी, बड़ा अच्छी बात आपने की, लेकिन ये कोई जज की कोई वजाफी सीट नहीं है। उसको ईमानदार होना उसको जरूरत है, उसको डेड ऑनेस्ट होना उसकी जरूरत है, उसका इंसाफ करना उसकी जरूरत है, उसका मनसब भी तकाजा करता है। इसलिए ये कोई वजाफी सीट नहीं है किसी बंदे की भी कि ये उनकी कोई वजाफी सीट होती है। हमारे लिए बहुत, मैं खुद प्रैक्टिसिंग लायर हूँ। इट डज नॉट मीन अगर मेरा केस नहीं बनता मुझे ना रिलीफ दिया जाए। लेकिन जो फिर आपने बात की दूसरी कौमी असम्बली वाली, आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत अदमियतवाद की तहरीक आई थी, और काज़िम सूरी साहब जो 4.5 साल से स्टे पे चल रहे थे, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। दैट्स व्हाई कि जो भी वट एवर हुआ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बैठ सकती है। आप देखें यहाँ पे तो हाई कोर्ट वाले लोग रात को अदालतें लगा लेते थे यहाँ पे। तो अभी हम सबको बजाय इसके कि कोई बहुत को बड़ा मसला बने, हमें अपनी अपनी लिमिट में सबको रहना चाहिए। ये हमारे जज है, ये हमारी फौज है, ये हमारे सियासतदान है। सियासतदान 25 करोड़ आवाम के वोट लेके आते हैं। अगर मैं सेनेटर बना 4 दफा पहले मैं मिनिस्टर रहा हूँ पंजाब में, तो मैं वहां से पंजाब असेंबली से सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूँ। और वो जिन्होंने मुझे वोट दिए वो वोट लेके आए लाखों करोड़ों के हिसाब से। इसका मतलब है कि आप जिस मर्जी को यक जुम्बिश कलम कहें कि आप फारिग है, जुल्फकार अली भुट्टो को खत्म कर सके कोई आज तक? मियां नवाज शरीफ को सिर्फ इस बात से कि अपने बेटे से तनहा नहीं लिया और ब्लैक डॉट डिक्शनरी करना, हालांकि बहुत एहतराम होगा मुझे उन सब का, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप एक बंदे को आप घर चले गए और चुपचाप अपने घर चला गया। दिस इज नॉट द वे। इन अदारों को चलने दे, ये मुल्क तब चलेगा। हम 141 नंबर पे है पूरी दुनिया में अदलिया में, और मसाले हम देते हैं चर्चिल की। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था तो उसने पूछा कि मेरे मुल्क की अदालतें इंसाफ कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये जब तक नहीं होगा, हम सबको, वो भी हमारे मोहतरम है, हमारे लिए, हम उनको लॉर्डशिप कहते हैं। और आपको पता है अल्लाह ताला के बाद हम उनके सामने सर झुकाते हैं, पेश होते हैं अदालतों में, जाके जाते हैं, हम वो करते हैं, अपना सर नीचे रख करते हैं, और हमारी जरूरत होती है। लॉर्डशिप कहते हैं उनको। लॉर्डशिप आप समझिए लॉर्ड किसको कहते हैं। लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप अपनी पसंद या नापसंद और फिर कहना कि हम ऐसे कर रहे हैं, और किसी को कह देना कि प्रॉक्सी। आज आपने देखा है कि वो फैसल वापडा जो असेंबली में बोल रहा था, तो ही वाज क्राइंग फॉर जस्टिस कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, सिंपल इतना पूछा। एक क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 19A,
आईने पाकिस्तान का, कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, किसी की बात की भी। वहाँ पे किसी के बारे में ये नहीं कहा गया कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकते। यहाँ पे तो आप देखा ना, वो थी कराची की बड़ी अच्छी अदा कर रहा है ऑडू, एक रेड वाइन की बोतल की नोटिस दे दिया क्या? इज इट जस्टिस? इज इट अ वे? ये रेड नोटिस जो हुआ अपना सुओ मोटो, ये हुआ था दक्षिण मुसीब बनाम सरकार, जो मजलूम लोग होते हैं, जो डाउन ट्रोडन होते हैं, जो लेस प्रिविलेज लोग होते हैं, उस वक्त ये नोटिस दिया जाता है कि उन लोगों को इंसाफ मिल सके। यहाँ पे फिर बाद में और तमाशा बन जाता है। आज भी मैं ये कहूँगा एज ए लॉयर भी और एज ए पार्लियामेंटेरियन सेनेटर भी, कि ऑलरेडी हमारे जजेस हमारे में से हैं, हम उनमें से हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, लेकिन हम सबको अपनी अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा, ताकि हम किसी ताले ज़बान को या किसी को भी जरूरत ही ना दी। अगर हम सारे अपनी उसमें रहेंगे, डोमेन में मैडम रहेंगे, हम किसी की डोमेन बाईपास नहीं करेंगे, तो किसी शख्स के पास इतना हौसला नहीं होगा कि वो आपके बारे में या आपके घर में घुसकर आपको मारे या आपके बारे में कोई बात करे। तो ये है वो बातें, और ये छोटी छोटी चिंगारियां जो है, ये अब खतरनाक शोला न बन जाए, इस बात से हम सब डर रहे हैं। ठीक हो गया। उज़्मा रियाजुद्दीन साहिबा, आपको आवाज आ रही है अब? आपकी आवाज आ रही है जी, उज़्मा साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। उज़्मा साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अब हुकूमत खुद कहती है, अभी आपने सेंटर साहब की भी बात यकीनी सुनी होगी, इसी तरह आज़म तार साहब ने भी जो बात की वो भी आपने सुनी होगी। तो ये, और आज फिर अभी तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या, उस पर भी मैं भी अभी आऊँगी, लेकिन इससे पहले जो इस वक्त ये जो अदलिया के हवाले से इस वक्त चल रहा है और सारे हालात आप देख रही हैं, आप क्या कहेंगे? रिदा, पहली बात तो ये है कि मुझे अभी आपने कॉल पे लिए तो मैं अपने दोनों भाइयों की बात नहीं सुन सकी, तो जरा सा आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि अदलिया के मुतालिक आप क्या क्वेश्चन करना चाह रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने आगाज़ में भी जो बात की थी, हम उसी हवाले से बात कर रहे हैं कि हमेशा से हम देखते आए हैं कि अदलिया के जो फैसले हैं उसके ऊपर पॉलिटिकल एंटिटीज़ जो है वो क्वेश्चन अप करती हैं। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आप यकीनी तौर पे देख रही होंगी किस तरह से फ़ैसलों को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कुछ फ़ैसलों को यकीनी तौर पर अच्छा भी समझा जाता है। और हमने उसका हवाला भी दिया माजी में जो स्पीकर का हुआ, पीटीआई का सारा मामला, नेशनल असेंबली का। तो आप इस वक्त केसेस चल रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए रेदा, इस वक्त अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आइन की और कानून की जो पासदारी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम आइन को और कानून को अगर हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं और इनके आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक नहीं चलते, तो जाहिर है कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारी आवाम के अंदर तशवीश की लहर भी दौड़ती है और लोग इस चीज से बहुत ज्यादा मुतनफर भी होते हैं कि अगर अदालती निज़ाम ठीक ना हो और अदालत फैसले ठीक ना करे, तो जाहिर है आप देख रही थी कि जिस तरह से पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जिस तरह से पीटीआई को टारगेट किया गया, पीटीआई के लोगों को टारगेट किया गया। इससे पहले की भी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट किया जाता है, और उस जिस तरह से बात वही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो केस था और जिस तरह उनको फांसी दी गई और उसके बाद आज अरसा हो गया उनकी वफात का हुए भी, और अब जाके अगर उनके फैसले आए जाते हैं, तो जाहिर है ये तमाम चीजें अफसोस का मकाम भी है हम सब के लिए। और फिर अदालतों से और कानून से इस तरह से अगर काम लिया जाए तो जाहिर है लोगों के अंदर तशवीश तो दौड़ेगी। लेकिन जिस तरह से अभी जो फैसले हो रहे हैं, देखिए बात ये है कि आप लॉ को फॉलो करें, आप जो भी फैसला आता है वो अवाम के सामने पेश किया जाए, बताया जाए कि क्या चीज किस तरह से ली जा रही है और उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। आजकल लोगों के अंदर इतना शऊर आ चुका है कि वो इन तमाम चीजों को न सिर्फ समझते हैं बल्कि इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करते हैं। तो बात यह है कि जी बिल्कुल इस दफा जो मसले, जो मसाइल, आपको पता है कि पीटीआई को और हमारे चेयरमैन साहब को, जिस बानी पीटीआई को जिस तरह से फेस करने पड़ रहे थे, और अब जो अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट से जो आ रहे हैं, तो वो लोगों के अंदर एक इत्मीनान भी है और लोग ये समझ रहे हैं, अवाम ये समझ रही है कि अब जो फैसले हो रहे हैं वो न सिर्फ ठीक हो रहे हैं बल्कि उनकी कार्रवाइयां और उनकी चीजों को जब अवाम के सामने रखा जाता है तो अवाम भी इन चीजों को समझती है। मैं समझती हूँ कि जी जो भी फैसले हों उन तमाम की कार्रवाई लोगों के सामने होनी चाहिए।
चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर कोई केस दायर हुआ है, उसको भी अवाम के सामने लेकर आना चाहिए, बताना चाहिए। चाहे वो जरदारी साहब के खिलाफ हो, चाहे वो इमरान खान साहब के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ भी हो। तो बात यह है कि अगर कानून को फॉलो किया जाएगा, आइन का तहफ्फुज़ किया जाएगा, लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया जाएगा, तो बहुत से मामला सेटल भी होंगे और लोग मुतमईन भी होंगे। और कहा जाता है कि कहते हैं ना कि कुफर का निजाम चलता है, नाइंसाफी का निजाम नहीं चलता। तो बहुत खुशी की बात ये हो रही है कि इस वक्त अदालतों से तमाम चीजें, तमाम मुकदमात को न सिर्फ लोगों को बताया जा रहा है, बल्कि उसके ऊपर सही फैसले भी आ रहे हैं। ठीक हो गया। मैं आपकी तरफ आऊँगी शाहिदा रहमानी साहब। वापस शाहिदा रहमानी साहब, आज वेरी अनफॉर्चुनेट एक वाक़या भी हुआ है, और वो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, और आपने देखा कि इंतहाई अहम एरिया में और इतने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद एक चैनल के बाहर हम देखते हैं कि इस तरह का बड़ा अजीब सा हालात हुए। और रऊफ़ हसन साहब, आपको पता है, जो एक मरकज़ी जो है उनके तर्जुमान हैं, और उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके ऊपर नामालूम अफराद ने जिस तरह से हमला किया है, और ना सिर्फ हमला किया बल्कि वो ज़ख्मी भी हुए हैं काफ़ी। तो इस पे आप क्या देखते हैं? और ख़ास तौर पे अगर इतने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस्लामाबाद के इतने अहम सेंसिटिव एरिया में होगी, तो फिर क्या बात करेगी फिर आम आवाम? देखिए रिदा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मैं इसकी भरपूर मजम्मत भी करती हूँ कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। और इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, खासतौर पे इस्लामाबाद का इतना फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एरिया है, लेकिन उसके बावजूद ये हमला होना इंतहाई अफसोसनाक है। और इसी बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि इंतशार, नफरत, तक़सीम की सियासत को ख़त्म किया जाए। इस वक्त जिस तरीके से मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, एक सियासी इंतशार है, एक सियासी बहरान है, उसका खात्मा होना चाहिए। हमें हर एक के मैंडेट का एहतराम करते हुए इस चीजों को, नफरत की सियासत को खत्म करना चाहिए कि हम एक दूसरे में कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई। हालांकि जमहूरियत बहुत ही सब्र आजमा रास्ता है, और जिसके अंदर आप जितना ज्यादा सब्र और बर्दाश्त के साथ चलते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, और गाली गलौज के कल्चर को तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे एक दूसरे की बात को सुनकर और दलील के साथ उसका जवाब देना ही जमहूरियत है। और अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत की जहां गलतियां हैं उसकी तस्हीह करे, इस्लाह करे, और यही काम अपोजिशन और हुकूमत मिलकर पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। दुनिया भर में यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ कि अब टॉलरेंस खत्म होता जा रहा है, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, और हम वो जो गली मोहल्लों में एक कल्चर हुआ करता था कि लड़ाई का, झगड़े का, तो वो चीजें जो है पार्लियामान तक चली गई हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस तरह से अगर एक किसी की भी इज्जत को खराब किया जाए, किसी को भी मारपीट, तशद्दुद किया जाए, तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इसकी हमें ना सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को भी इक़दाम करने चाहिए। ठीक हो गया। सेंटर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, आपकी हुकूमत है वफाक में, और वफाक के इतने अहम ऐसे सेंसिटिव एरिया में इस तरह से अटैक हो जाना, एक पार्टी के तर्जुमान पे क्या कहेंगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कोई शख्स भी इसकी हमायत नहीं कर सकता। और अभी सेनेट का इजलास अभी खत्म हुआ, 10 मिनट हुए, और मैं वहीं से आया हूँ, तो वहाँ पे ये बात तय हुई है। सेंटर शीरी रहमान साहब आज सदारत फरमा रही थी, क्योंकि गिलानी साहब नहीं थे, वो एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। तो सुबह आजम जी पैरस साहब की ड्यूटी लगाई कि पूरी तफसीलात लेके उसको अवाम में पेश किया जाए, क्योंकि ये तो किसी को फिजिकली बात करना, टॉर्चर करना, ये तो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी और अगेंस्ट द एवरी काइंड ऑफ नॉर्म्स है। आई कैन नॉट सपोर्ट इट, और ना ही कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये लेकिन ये इसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड है, पता नहीं ये कहाँ से कहाँ कल्चर ये शुरू हुआ, वरना कभी सियासत में ऐसे भी नहीं होता था। ये खैर ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, चूंकि कल पता चलेगा। दैट इज पॉलिटिकल मोटिवेटेड और समथिंग एल्स, आई डू नॉट नो, बट शैल सी टुमारो कि व्हाट हैपेंड, और वो क्या इसका रिजल्ट क्या है। लेकिन हुआ असल में ये है कि कर करके आपने लोगों को, दिन को किसी का मीर जाफर कहें, मीर सादिक कहें, रात को अवानी सदर में आप उसके बाप कहें, तो ये बातें फिर चोर कहें, किसी को हाथ न बुलाएं, आपके लोग आपके बच्चों को रिश्ते नहीं देंगे, लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दें, और एक एक घर में बेटी बात से न वो बात करे, बाप बेटी से बात न करे। दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स। कोई भी करे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट दिस इज नॉट द फेयर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मीनिंग सिर्फ इतना है कि कॉमन मैन के लिए काम किए जाए,
ताकि आप अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रख सके। अब मैडम ने बिल्कुल बात सही फरमाई शाहिद साहबा ने कि जितना जुल्म इन पे हुआ या वट एवर, आज तक कभी जरदारी साहब ने या वट एवर या मोहतरमा ने कभी नहीं कहा कि घर जला दो। और ये देखो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में 39 इदारों पे हमले हो गए, DHQ पे, फैसलाबाद पे, पता नहीं कहाँ। दिस इज नॉट द वे ऑफ पॉलिटिक्स। और फिर उसकी आ गई और हमारे अपने बड़े मुहसिन है वो सेंटर से हमारे साथ एजाज साहब, तो अपने बेटे को बता रहे हैं कि हमने एक गमला जो है तोड़ दिया, उनका कोई चीज नहीं, कोर कमांडर होगी रहने दी। और उसकी पेंट जो है वो हसान न्याजी जो जनरल की पेंट जो है कोर कमांडर होगी वो चौथी में लहरा रहा है। नो, दिस इज नॉट द वे। आई थिंक हमें उस सिविलाइजेशन की तरफ वापस आना होगा और उन्हीं बातें। दूसरा जहाँ पे मेरी बहन फरमा रही थी PTI से कि इंसाफ, इस बात पे कोई जो भी अदालतें समझती हैं वो इंसाफ करें, इस बात पे नहीं किसी बात को कोई इंसाफ होता नजर आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी के बारे में कुछ कह दें, किसी के बारे में कुछ कह दें, और मतलब अदालत हमें जजेस के तो हमेशा कलम बोलते हैं, बाकी चीजें नहीं बोलती इनकी, तो उनके जजमेंट से बोलनी चाहिए सारा। हमारे लिए मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, दे आर इंतहाई काबिल एहतराम। और चीफ जस्टिस काजी फायद साहब और उनके दूसरे जस्टिस मंसूर साहब, बहुत सारे जजेस इवन आए उससे, मतलब कि वो जो है बड़े काबिल। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे भी हुआ, मेरी बहन को पता था पीपल्स पार्टी वाली को, कि जस्टिस मलिक शहीद हसन थे, तो उनको रात को बुला के मौलवी मुश्ताक ने कहा क्या भुट्टो साहब की बड़ी बात करती है बेंच में, मैं सुबह आपको देखूंगा। तो मलिक शहीद साहब ने सुबह रिजाइन कर दिया था और भुट्टो साहब को मौका भी नहीं दिया गया और उनके एक ट्रायल का हक खत्म कर लिया गया। लेकिन बाद में जो मकाफाती अमल हुआ तो फिर आपको पता है कि वो मक्खियां फिर पड़ गई थी और सारी दुनिया डेढ़ बड़ी छोड़ के पास गई थी कि यहाँ भी सारा कुछ मिलता है। आज भी एक मौका है कि हम सब मिल जाए, अब भी मिल जाए, अब भी मौका है, अब भी ये लास्ट चांस शायद होगा कि जजेस अदलिया हर कोई अपने अपनी डोमेन में बस रहे, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। और बाकी मतलब इंसाफ हो, हर एक के साथ इंसाफ हो, ये तो जरूरी है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान फेस, जिसका खालिद जुल्फकार अली भुट्टो था, जिसके बारे में बाल ने भी देखो मियां नवाज शरीफ 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर बना, उसको आपने घर भेज दिया, मोहतरमा को आपने शहीद कर दिया। दिस इज नॉट द वे। और जो रऊफ साहब की बात कर रही है, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कुछ भी हुआ सुबह पता चलेगा तो फील किया है, बट आई वही मेंटली कंडेम दिस ब्रूटल इंसिडेंट और ब्रूटल एक्ट। ठीक हो गया है। उस्मा रियाज जदून साहब आपकी तरफ आऊंगी। उस्मा साहब आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी आपकी उस्मा मुझे? साहबा, मैं ऑफ कोर्स एक अफसोसनाक वाक़या होता है, आपके मरकज़ी तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन साहब, आज उनके ऊपर हमला हुआ है। इस्लामाबाद में एक निजी TV चैनल का प्रोग्राम रिकॉर्ड करके निकल रहे थे कि फिर वहाँ उसके बाहर ही वो हमला हुआ। अब तक कुछ पता चला है कुछ तहकीकात में या कोई इब्तदाई रिपोर्ट्स में कुछ आप लोगों को या कोई खदशा या क्या? आज मैंने देखा सेनेट में भी आपने इसकी इंक्वायरी की भरपूर जो है वो बात की है शबली फराज साहब ने, और बाकी तमाम लोग जो है वो सेनेट से वॉकआउट कर गए थे। जी देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो कुछ PTI और PTI के मेम्बरान के साथ और इनके वोटर सपोर्टर के साथ हो रहा है वो सब नजर भी आ रहा है। और ये जो चीजें जो इस वक्त जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिस तरह से अननोन लोग आके ना सिर्फ PTI के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, बहुत से लोग जो अपोजिशन के जो हमारे जो अगेंस्ट लोग हैं वो बहुत सी बातें भी कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त वफाक के अंदर गवर्नमेंट किसकी है, और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा था कि फलस्तीन के खिलाफ जो हमारे एक सेनेटर साहब थे, उन्होंने एक वहां पे एक मुजाहरा कर रहे थे और उधर जिस तरह से एक गाड़ी आई और 2 बंदों को कुचल के रख दिया, वो वाकया आप देख लीजिए जिस तरह से हुआ। और उसके ऊपर अभी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि उस वाकये के बाद अब तक इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को ठीक तरह से क्यों नहीं किया जा रहा और इसके ऊपर नजर क्यों नहीं रखी जा रही। और आज ही हमारे जिस तरह से आज का जो वाकया हुआ ये सारा कुछ। और बाकी देखिए इस वक्त जो मेरे भाई ने बहुत सी बातें की, मैं अपने भाई से एग्री करती हूँ हर चीज पे। बिल्कुल जी, कोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और जिस तरह से हमारी अदालतों का जो इंसाफ देने का जो रैंक है पूरी दुनिया के अंदर, वो आपको पता है 100 से भी नीचे कहीं 150 नंबर का उसका आ रहा है। लेकिन ये वही अदालतें थी ना जिस वक्त उन्होंने PTI के खिलाफ जब उन लोगों ने इनका साथ दिया था और हमारी हुकूमत को खत्म किया गया था, तो उस वक्त तो इनको बहुत ज्यादा अदालतों के ऊपर नाज भी था और समझते थे कि जी आज जीत हुई, आज फतह हुई और ये हुआ और वो हुआ। उस वक्त इन्हीं के ये नारे शारे भी लग रहे थे। और अब जिस तरह से जो फैसले अदालतें जो हैं और वो अदालत उज़्मा जिस तरह से फैसले दे रही है PTI के
पीसीआई के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके लिए या बाकी लोगों को जिसमें से रिलीफ मिल रहा है, तो जाहिर है वो भी इंसाफ के तकाजों को लेकर चल रहे हैं और इंसाफ के तकाजों को लेकर चलते हुए इन लोगों को रिलीफ किया जा रहा है। तो उस पे आज इन लोगों को इतनी ज्यादा ऑब्जेक्शन क्यों हो रही है और तकलीफ किस बात की है, इनको तो आज भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको पता है जिस दिन जिस रजीम चेंज हुई थी और शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लेना था, उसकी दूसरे ओथ लिया था इन्होंने वजीर आजम का, उसके दूसरे दिन तो उनको सजा नहीं थी। तो उस वक्त ये बात हो गई कि जी ये अब इनको सजा नहीं हो सकती और क्योंकि ये अब वजीर आजम बन चुके हैं, ये सारी चीजें। तो अदालतें और कानून वो होना चाहिए जो सिटिंग, अगर आपका वजीर आजम है या कोई भी है या किसी भी इदारे का सरबराह है, लेकिन जो कानून को छोड़ेगा, जो आइन को छोड़ेगा, जो गलत ट्रैक के ऊपर जाएगा, बिल्कुल उसके लिए भी कानून वही होना चाहिए जो आम शहरी के लिए है, उसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो आम शहरी के लिए है। और उस आम शहरी को जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, इसी तरह से अहम लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। तो आम लोगों में और खास लोगों में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर इंसाफ का निज़ाम इसी तरह कि अमीरों को और जागीरदारों को और जो कहने के जो आला मुनसब पे जो कायम और दायम लोग हैं, उनको अगर आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और आम लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते हैं, तो आप मुझे बताइए ना इस मुल्क के अंदर क्या होगा। इस्लाम को अगर फॉलो किया जाए और सबको इक्वली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इक्वली सबके लिए कानून होना चाहिए, जैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फातिमा भी अगर चोरी करती तो उनके हाथ काट दिए जाए। यही कानून अगर हमारे अमीर, गरीब, आम, खास के लिए कर दिया जाए, तो आप मुझे बताएं ना मुल्क के कितने ज्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। यही पीटीआई का रोना है, यही खान साहब का कहना है। कानून हर किसी के लिए होना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर हर किसी को आना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ हर किसी के लिए होना चाहिए। अगर इन चीजों को फॉलो नहीं किया गया तो पाकिस्तान ना तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है और न ही यहाँ के अंदर किसी किस्म की पीस और स्टेबिलिटी स्टैब्लिश हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़मा रियाज जदून साहिबा आपका, सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब आपका और शैदा रहमानी साहिबा आपका। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, इसी सब पर बात करेंगे कि ये जो इस वक्त माहौल है पाकिस्तान के अंदर, मैंने जैसे आगाज़ में बताया कि जब से हमने होश संभाला इसमें हम सुनते रहे कि फ़ला ब मुकाबला फ़ला, और कभी फातिमा जिन्ना का अयूब खान से, कभी ज़िया का मुकाबला भुट्टो साहब से, कभी मुशर्रफ साहब का मुकाबला जो नवाज शरीफ साहब से, फिर सो एंड ऑन। और फिर हमने एक अदलिया तहरीक भी देखी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की, वो भी हमें याद है। ये सारे हालात इसी तरह से रहे, लेकिन आज जो बात हुकूमत के आज़म तारड़ साहब जो खुद एक अहम ओहदेदार होकर इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि इस सारे मामले में कहीं कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हो जाए, और ये जो एक जंग छिड़ी हुई है कि आधे लोग ये कहते हैं कि जी लाकानूनियत है, आधे कहते हैं कानूनियत है, आखिरकार इसकी वजह क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इन सारे पैराहों में एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। जहांगीर जदून साहब साथ हैं मेरे, साबिक एडवोकेट जनरल, और रियासत अली आज़ाद साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आप दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी। रियासत अली आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, रियासत अली आज़ाद साहब, क्या हो रहा है ये मुल्क में, और आप भी देख रहे हैं आज तो हमें भी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दोबारा से याद करवा दी गई हैं। अगर यही हालात रहते हैं तो फिर किस तरफ जाएंगे हम, और क्या हम अपने पसंद के ही फैसलों पर खुश होंगे हमेशा, और अपने पसंद के फैसले नहीं आएंगे तो नाराज़गी का इजहार होगा? देखिए, जो अदलिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए जो फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसकी कस्टोडियन है। उन्होंने इनको इंश्योर करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर देखें अदालत ये कहती है कि कोई काम मावरा आइन या मावरा अदालत नहीं होना चाहिए तो उसमें गलत क्या है? क्या आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने फेयर ट्रायल का हक दिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी सिटीजन को आप उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक आप उसको ये नहीं बता देते कि आपका जुर्म क्या है। अब अदालत अगर ये कहती है कि टू सेंस के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लॉ रिक्वायर्ड अ थिंग टू बी डन इन दैट मैनर व्हिच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ, कि अगर कोई दहशतगर्द है तो उसके खिलाफ FIR दे,
अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो आप उसकी FIR दें। अब 491 CRPC कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है सेशन कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की भी। और अगर हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल होती है और अदालत कहती है कि एक शख्स जिसके मुतल्लक कहा गया है कि इसको अगवा कर लिया गया है या मिसप्लेस हो गया है, तो वो जिनको रिस्पोंडेंट बनाते हैं, जिसके अंदर IB को बनाते हैं, FIA को बनाते हैं, पुलिस को बनाते हैं या किसी और एजेंसी को बनाते हैं, और उनको नोटिस करते हैं और बताते हैं कि इस बंदे को प्रोड्यूस करें। और आके आज जैसे अटर्नी जनरल ने कह दिया कि मैं फलां तारीख तक अपनी गारंटी देता हूँ, गारंटी तो तभी दी जा सकती जब उसको पता होगा, वरना कितने लोग मिसप्लेस हुए उनका कोई आज तक पता नहीं। अगर वो गारंटी दे के गए कोर्ट को तो वो पेश करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट होगी, और अगर कंटेम्प्ट भी नहीं होती तो FIR भी हो जाएगी। तो अगर अदालतें ऐसा कर रही हैं और हुकूमत अगर अदालत के ऊपर मिसट्रस्ट कर रही है, तो मैं तो जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ जिस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रूल ऑफ लॉ को अप होल्ड करे, मुल्क के अंदर आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर हुकूमत भी अदलिया के ऊपर उंगली उठा रही है और अदलिया को प्रेशराइज कर रही है, अदलिया को क्रिटिसाइज कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। आज तो उनको ये अदलिया हो सकता है बुरी लगे, लेकिन जब वो अपोजिशन में होंगे तो फिर उनको ये वाली अदलिया पसंद आएगी जिसको आज वो बुरा कह रहे हैं। ठीक हो गया है। आपकी तरफ आऊंगी जहांगीर जदून साहब। सर, ये इस वक्त जो हालात हैं वो हमारे सामने हम सबके जो हो रहे हैं, और क्या ये हमने उस दिन भी बड़े डिटेल में बात की थी कि अदलिया के अंदर मुदाखलत की हमने बात की थी। अब आज जिस तरीके के चीज़ें हैं हमारे सामने, चाहे मिसिंग पर्सन के हवाले से अहमद फरहाद का केस हो, चाहे कोई और केस हो, फिर अब हम देख रहे हैं कि वो बातें जो हमने उस दिन की थी, जो प्रेसर्स हुई थी फैसल वाडा की, ओन चौधरी की, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करते हैं, तो जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ इतने गम और गुस्से में अदलिया के ऊपर आज बात कर रही हैं, उसकी वजूहात क्या नज़र आती हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, वजूहत ये है कि जब भी अदालतें पॉलिटिकल केस डिसाइड करती हैं तो पॉलिटिकली केस ज़रूर इस तरह होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां उससे इफेक्ट होती हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आता है वो तो खुश होती हैं, वो कहती हैं अदलिया ठीक काम कर रही हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टियों के अगेंस्ट आता है या वो उससे इफेक्ट होती हैं अगेंस्ट आने से, तो वो अदलिया के खिलाफ जो है फिर मुआजराई शुरू कर देती हैं कि जी अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसला किया। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज को ये सेंसिबली बिहेव करना चाहिए और उनको ये पता हो कि जो भी जजेस जो है वो मेरिट पे काम करने वाले हैं या वो रूल ऑफ लॉ पे या कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं, उनका हमेशा साथ दें, चाहे वो फैसला आपके हक में आए या आपके खिलाफ। ये देखें ना, हम दो वकील आपके शो में बैठे हुए हैं, हमारे हर हफ्ते कोई ना कोई केस हमारे अगेंस्ट हो जाता है। अब ये नहीं होता कि हर वकील के फेवर में हो या हमारी जो भी क्लाइंट होता है उससे अगेंस्ट हो जाता है, तो हम उसमें एक प्रॉपर रेमेडी अडॉप्ट करते हैं, IC करते हैं, IC ने बनती हो तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या IC के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि हम जजों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि अब राशिद आजाद साहब वो प्रेसिडेंट बाहर है, वो कहें जी मैं तो बाहर का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे खिलाफ आपने किस तरह फैसला कर दिया है। तो इस तरह नहीं होता। हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले लोग होते हैं, हम उसको लीगली चैलेंज भी करते हैं, लीगली देखते भी हैं, लीगली जो पैरामीटर होते हैं क्रिटिसिज्म के, एक पैराई के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर या एक अपील बनाते हैं, तो उसमें हम तनकीद भी करते हैं कि ये फैसला एविडेंस बेस्ड नहीं है, फैक्चुअल बेस्ड नहीं है, इसमें हमारी ये चीज़ नहीं कंसिडर की गई, ये नहीं की गई, ये फर्जी है, जो भी है, लेकिन वो हमारा फंडामेंटल राइट होता है। लेकिन हम जज के खिलाफ पर्सनली नहीं होते कि जज का किरदार क्या है, जज सुबह उठता किस वक्त है, सोता किस वक्त है, ये हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न है कि जो हमें रिलीफ दे रहा है जज वो रूल के मुताबिक है या नहीं है। तो जो भी जज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं, उनका साथ देना चाहिए, चाहे फैसला आपके खिलाफ आए चाहे आपके हक में आए। क्योंकि देखें, आपने रूल ऑफ लॉ जब आइन के लिए काम करना है तो फिर आपने ये नहीं देखना कि किस शख्स ने फैसला हमारे खिलाफ दिया है या किस शख्स ने हमारे हक में दिया है। आप ये देखना है कि ये शख्स जो है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहा है और अपना ईमानदारी से जो उसने हलफ उठाया है उसकी जो है जिम्मेदारी निभा रहा है उस हलफ की, और हलफ पे मनोहन अमल कर रहा है। ये इसके हमारा कोई सरोकार नहीं होता जी कि अगर फैसला खिलाफ आ जाए किसी पोलिटिकल पार्टी। लेकिन अब पोलिटिकल पार्टियों ने पिछले कोई कई अरसे से, अभी नहीं हो रहा, 2018 में भी ये मामला थे, उस वक्त जो है वो PTI रिसीविंग एंड पे थी, वो दूसरी पार्टियां जो है वो लूजिंग एंड पे थी, तो वो बात करती थी कि PTI के हक में फैसले आते हैं।
अब क्योंकि पीटीआई जो है वो पोजीशन में है, इनको हर जो फैसला जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ आता है, ये इनको अच्छा लगता है, ये कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला है। अब गवर्नमेंट कहती है अच्छा फैसला नहीं है। तो ये एक मामला जो है ये तो पाकिस्तान जब से बना है उसी वक्त से शुरू है और वो आते रहे हैं। और कि आपको देखा है कि पोलिटिकल लीडरों को किस तरह केसेस बनाए गए, किस तरह उनको सजाएं दी गई और फिर किस तरह उनके मुकदमात जो है वो उनसे वो बरी हुए, तो फिर दोबारा वज़ीर आज़म बने, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। एक वज़ीर आज़म को जो है वो देखिए आप एक एग्जीक्यूट किया गया और फिर उसके 44 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा दी तो फेयर ट्रायल ही नहीं हुआ। तो फेयर ट्रायल आप 40-50 साल के बाद कहते हैं तो इसका मतलब फिर वो ट्रायल इंटरफेरेंस की वजह से, प्रेशर की वजह से जजों ने दिया है। तो आप तो जजेस जो है स्टैंड कर रहे हैं तो हम तो फुली उनको सपोर्ट भी करते हैं, मीडिया पे भी उनकी बात करते हैं कि अगर अभी जजेस जो है वो दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं इंटरफेरेंस का और वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करते हैं और हमारे फैसले जो है वो बोलेंगे और इंडिपेंडेंट देंगे, तो जो भी फैसले जिस तरह भी आते हैं हम उनको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस तरह एक अदलिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो, अदलिया का हर जज अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट हो और इस तरह एक इदारे की इज्जत भी बहाल होगी, उसकी साख भी बहाल होगी और हमारा जो मुल्क है वो एक तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मैं आप दोनों से एक सवाल और भी करना चाहूँगी। इतना अहम ये इस वक्त इतने अहम सेंसिटिव केसेस हम ऑलरेडी देख रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हमारे सामने, इस्लामाबाद जैसे मेन मरकज़ के अंदर हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस हो जाना, जैसे आज आपने देखा है पॉलिटिकल एंटिटी के ऊपर भी जो है वो किस तरह से अटैक हुआ है। अब ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े केसेस हैं और फिर उसके बावजूद इस तरह के मामलात भी आ जाते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं रियासत अली आज़ाद साहब? मैं ये समझता हूँ कि जो एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर खुसरो के जरिए हमला जो ट्रांसजेंडर ने किया है, अगर ये नौबत आ गई मुखालफों की, जो भी मुखालफ है, कोई पोलिटिकल है या कोई भी शख्स है, तो मैं समझता हूँ कि अब सुलह का मकाम आ गया। अगर आप इस हद तक पहुंच गए तो मुनासिब यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। जो डिबेट है उसको खत्म नहीं होना चाहिए, जो अपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आनंद करने की जरूरत है। जमहूरियत है ही डिबेट का नाम, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नाम है। अगर आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं देते तो ये मुआशरा एक मैं समझता हूँ कि एक इंतहा पसंदी की तरफ जाएगा। डेमोक्रेसी जो है ये एक इंतहा पसंदी की तरफ जाएगी। इस मुल्क का निज़ाम आप कैसे चलाना चाह रहे हैं? हर इदारे को अपने डोमेन में रह के बात करनी चाहिए। आज एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, कल दूसरी के साथ होगा, कल तीसरी के साथ होगा। तो मैं तो इसकी मुजम्मत करता हूँ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज है कि जो शख्स भी बात करे वो आइन और कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, उसकी गुफ्तगू बिल्कुल विद इन दी फोर कॉर्नर्स होनी चाहिए। किसी को भी किसी इदारे को के खिलाफ इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। उसका ताल्लुक चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जिससे इदारों की तज़हीक हो या उनको टारगेट किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है आपका हक है, आप करें। जैसे मैंने कहा कि जी आइन और कानून ने जो दायरा अख्तियार बता दिया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस बता दी गई, उसके अंदर है कि जो मर्जी गुफ्तगू करे। लेकिन जो कुछ हुआ है ये बहुत शर्मनाक हुआ है और एक बुजुर्ग आदमी है और इस तरह से उसकी तज़हीक करना ये मुनासिब नहीं है। और इस्लामाबाद के अंदर ये G7 मरकज है, वहाँ पे साथ एक हॉकी ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे फुटबॉल, लड़के क्रिकेट भी खेलते, वॉलीबॉल भी खेलते, बड़ी रशी एरिया। और वहाँ पे आपने फुटेज अगर देखी है तो उसके अंदर लोग भी खड़े, लेकिन किसी ने वो नहीं वो की। लेकिन ये उस वीडियो को मैंने देखा है, सीसीटीवी फुटेज को, उसके अंदर लोग, एक जिसने कैप पहनी हुई थी उनके साथ, जिसके हाथ में मोबाइल था, सब लोग उसको ब्लेम कर रहे थे। अब वो शख्स कौन है, उसकी जियो फेंसिंग करवा के उसको, उसका चेहरा जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस मामले को मंतकी इंजाम तक लेके पहुंचाया जाना चाहिए। अब तो सच्ची बात है, लोग जब से खारियां वाला ये ट्रांसजेंडर वाला वाकया हुआ है, लोग अब ये कहने लगे कि उस वक्त से डरो कि जब कभी किसी को कोई थ्रेट करे या धमकी दे और आगे वाला बंदा ये कहे कि मेरा भाई ट्रांसजेंडर या खुसरो में होता है, तो उस वक्त से बचो, उस वक्त से डरो
आप किस तरफ इस मुआशरे को लेके जाना चाह रहे हैं, आप लोगों की किस तरफ ये आप उनकी तरबियत करना चाह रहे हैं कि आप आज जो लोग करवा रहे हैं कल उनके साथ होगा। तो ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी कभी भी मुल्क में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव गुफ्तगू होनी चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है, इसी से इदारे और जमहूरियत मजबूत होती है। अगर आप दूसरे का गला घोंट देंगे, उसको बात नहीं करने देंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे, तो इसका नाम जमहूरियत तो नहीं है, ये ठीक हो तो गया है। डिक्टेटरशिप है। सही। जहांगीर जदून साहब, इसी पे आपसे भी चाहूंगी कमेंट कर दीजिए। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जो भी वाकया हुआ है, रऊफ हसन पे अटैक हुआ है, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और ऐसे वाकये जो है सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट पैदा करेंगे। देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो एक तनकीद करे एक दायरे के अंदर रह के, कि किसी अपने सियासी मुखालिफ पे भी, या किसी भी, अगर उसको कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती या कोई उसको नजर आता है कि ये जो है आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, तो वो एक दायरे के अंदर वो तनकीद करना हक बनता है। लेकिन इस तरह से बड़ी दिन दहाड़े रोशनी में एक बंदे जो है अटैक करते हैं, आप कोई पता नहीं चला, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलेगा कि इनको लाया गया है, ये खुद आए हैं, या इनका क्या मसला मसाइल है। ज़ाहिरी तौर पे तो ये वाकया बड़ा अजीब गरीब लगता है। इस तरह तो फिर किसी सियासी शख्स की जो ज़िंदगी है वो सेफ नहीं रहेगी। जो स्टेट का काम है कि हर शख्स की जो है वो अपनी ज़िंदगी और उसकी प्रॉपर्टी और उसकी जो भी बिलोंगिंग है उसकी हिफाजत करना स्टेट का काम है। अगर इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर बंदे इतने अनसिक्योर हो जाएंगे कि वो उनको खतरा होगा कि हम बाहर निकलेंगे तो हमला हो जाएगा, तो फिर तो ये मतलब है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि जिसकी फिर अंतहा आगे कोई नहीं होगी। फिर तो हर शख्स जो है, फिर क्या, अगर इस्लामाबाद के अंदर आप ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो बाकी मुल्क का क्या सूरत हाल होगी। तो ये ऐसे वाकये की जो है वो सदेबाब होना चाहिए, और पुलिस जो है इसकी जिम्मेदारी ले और फिर इन्वेस्टिगेशन करे कि ये जो ट्रांसजेंडर थे इनको कौन लाया, किस तरह है, इनकी क्या तुक बनती थी, क्या इनके साथ डिस्प्यूट था उसका, इन्होंने उसको हमला करके जख्मी भी किया है। तो इस तरह के वाकयात जो है, फिर देखे ना किसी दूसरी पार्टी के साथ होंगे तो फिर वो कहेंगे जी कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। तो इस वाकये की फिल फोर हाई लेवल पे इंक्वायरी करके जो भी ये इसमें वीडियो में नजर आ रहे हैं लोग, उनको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन किए जाए, उनको कैफी किरदार तक पहुंचाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब आपका, जहांगीर जदून साहब आपका, तो मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप ने आज का प्रोग्राम देखा नाज़रीन, और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि आखिरकार इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क में। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी यकीनी बनाना चाहिए, और ये रियासत की जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।